हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित विषय में चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख डिफिनीशन और इस चैप्टर से संबंधित बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को हम समझाएंगे और उसके बाद कुछ प्रमेय है उसको सॉल्व कराएंगे। तो आज का हमारा वीडियो केवल इन्हीं सब बातों पर आधारित होगा और अगला वीडियो मेरा इसका एक्सरसाइज 6.1 होगा। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम रेखाओं के बारे में बात करते हैं। हालांकि पिछले क्लास में आपको रेखाओं का संपूर्ण ज्ञान, रेखाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है कक्षा 8 में, लेकिन थोड़ा रेखा हम विचार करते हैं कि आपको कहीं एक बिंदु दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि एक रेखा खींचिए जो इस बिंदु से होकर जाए, तो शायद आप ऐसे खींच देंगे लाइन, कोई ऐसे खींच दें इस टाइप में, वो भी इसी बिंदु से होकर जा रहा है, कोई ऐसे खींच दिए इसी बिंदु से जाने वाली रेखा ऐसे हो गया। तो क्या आप एक बिंदु से जाने वाली कोई एक रेखा खींच पा रहे हैं क्या? नहीं। आप एक बिंदु से जाने वाली यहाँ अनंत रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस तल पर दो बिंदु दिए गए हों और अब आपसे कहा जाए एक रेखा खींचिए जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए, तो शायद आप ऐसे स्केल लगाते हैं यहाँ और यहाँ खींचना चाहें तो तुरंत इसको मिलाते हुए आप एक लाइन खींच सकते हैं। इसमें यहाँ पर मतलब आप आराम से यहाँ खींच सकते हैं, तो आपकी ये लाइन प्राप्त होती है। तो अब क्या कोई और लाइन ऐसे आप खींच सकते हैं जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए? नहीं, केवल एक ही लाइन। तो एक रेखा खींचने के लिए ये मतलब प्रमुख कंडीशन ये है कि कम से कम दो बिंदु होना चाहिए। दो बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर जाने वाली कोई एक निश्चित रेखा नहीं, रेखाएं तो खींचेंगे लेकिन अनंत रेखाएं होंगी। अब ये जो रेखा खींचे हैं इसको आप अनंत तक बढ़ा दें, तो अनंत तक ऐसे एरो लगा लेते हैं, इधर भी एरो लगा लेंगे। तो हम ये कहें इसके दोनों अंतिम बिंदु ज्ञात हैं? नहीं है। तो ऐसी कोई रेखा हो जिसके दोनों अंतिम बिंदु नहीं ज्ञात हो, तो इसे हम बोलेंगे शब्द रेखा। ध्यान दीजिएगा शब्दावली, यहाँ कुछ प्रमुख पद अभी आने वाले हैं। अब इस रेखा का कोई एक खंड ले लें, जैसे मान लीजिए यही खंड एक टुकड़ा ले लिए, चाहे यहां से लेके यहां तक का ले लें, ऐसे एक टुकड़ा लेते हैं आप, एक खंड। तो अब तो इसके दोनों अंतिम बिंदु होंगे, तो इसका नाम देंगे आप रेखा खंड। ध्यान दीजिए, रेखा और रेखा खंड दोनों में अंतर है। शब्द बोलते समय भी आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे, रेखा बोलना है या रेखा खंड। अब एक ऐसी लाइन खींचते हैं कि इसका अंतिम बिंदु यहां से इधर कहां तक है नहीं पता, ये अनंत तक है। एक ऐसा रेखा हो जिसका एक अंतिम बिंदु हो लेकिन दूसरा अंतिम बिंदु नहीं है, इसे हम बोलते हैं किरण, रेज। तो यहाँ तीन शब्दावली आई, रेखा, रेखाखंड और किरण। तो इसका नाम अगर हम लिख दें, यहाँ ए बी अगर नोट करते हैं आप, तो सबका नोटेशन अलग अलग होगा। जैसे रेखा ए बी खींचना है तो आप ए बी लिख के दोनों तीर लगाकर और इसके दोनों ओर ऐसे तीर लगाते हैं, तो ये रेखा को प्रकट करेगा। रेखा, रेखाखंड यहाँ फिक्स कोई एरो नहीं होगा, मतलब दोनों अंतिम बिंदु हैं, रेखाखंड ए बी। इसे किरण ए बी, एक अंतिम बिंदु है, एक साइड में एरो लगा है, इसे बोलेंगे किरण। लेकिन हम लोग प्रचलन में ये संकेतन प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो लिख दिए रेखा ए बी, शब्द से ही पकड़ में आ गया रेखा ए बी। किरण ए बी ये है, रेखाखंड ए बी, तो हम लोग बोलचाल भाषा में ऐसे बोलेंगे और आपको संभवतः ऐसे नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और समझ लें, जैसे मान लीजिए रेखा है, इसका नामकरण हम ए बी लिखे, तो इसकी लंबाई को हम ए बी से नोट करेंगे। लंबाई को इसको ए बी लिखेंगे, ए बी, इसके ऊपर कोई तीर नहीं, कोई संकेतन नहीं। रेखाखंड की लंबाई को भी ए बी से लिखेंगे, किरण की भी लंबाई को ए बी से ही लिखेंगे। तो सबके लंबाई का संकेतन क्या होगा? ए बी होगा। और एक चीज और समझें, कोई रेखा दी गई हो, ये नाम सपोज दैट ए बी लिखा है,
तो इसे हम अंग्रेजी अक्षरों स्मॉल लेटर यल से भी नोट करते हैं। रेखा यल, रेखा यम, कोई भी नाम दे सकते हैं, रेखा यन। तो कई तरह के संकेत, इसे रेखा, इस तरह से रेखा ए बी भी पढ़ेंगे। इसका ए बी नो प्रयोग करके आप चाहें तो केवल रेखा यल प्रयोग कर लें, यम प्रयोग कर लें, यन प्रयोग कर लें। ओके, अब एक चीज और समझ लें आप, जैसे मान लीजिए एक लाइन यहां आपको दी गई है, कोई तीन बिंदु, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी और एक बिंदु यहां सी लिखा हो, तो क्या ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं? क्या हैं? निश्चित है। अब मान लीजिए एक बिंदु ए यहां है, एक बी यहां पर है और एक बिंदु डी यहां पर है, तो क्या ए बी डी एक लाइन में है? नहीं है। तो ऐसे तीन बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों, उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है संरेख बिंदु किसे कहते हैं? ऐसे तीन बिंदु या ऐसे कई बिंदु हों जो एक ही रेखा पर स्थित हों, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अब जैसे ए बी डी संरेख नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो मतलब जो बिंदु एक लाइन पर नहीं है उसे असंरेख बिंदु कहेंगे, और ऐसे तीन बिंदु जो एक ही लाइन पर स्थित हैं उसे संरेख बिंदु कहेंगे। अब यहां देखिए, यहां पर क्या है, आपके सामने दो किरण हैं, ए बी एक किरण है और एक किरण ए सी है। ए बी किरण का अंतिम बिंदु एक ए है और एक बी है, और इसका एक अंतिम बिंदु ए है और एक सी है। इन दोनों किरणों का एक अंतिम बिंदु तो कॉमन है, ये ए से ही प्रारंभ होती हैं, अर्थात दो किरणें एक ही बिंदु से जब प्रारंभ होती हैं तो यहाँ क्या बनता है? एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है। तो कोण को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं, कौन कौन? ए बी और ए सी, इसे हम बोलेंगे, जो दो रेखाएं हैं, दो किरणें हैं, इसे बोलेंगे इस कोण की दो भुजाएं ए बी और ए सी हैं। फिर इस कोण का ए को क्या बोलेंगे? ए शीर्ष है। कोण का शीर्ष क्या है? ए है। तो किसी कोण का एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं होती हैं। हालांकि ये सब क्लास 8 में आप जानते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम कोण के प्रकार के बारे में भी देख लेंगे, जैसे आप जानते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, ऐसा कोई कोण हो जो 90 अंश से कम हो, ये 90 डिग्री से कम है, ये कोण क्या होगा? न्यून कोण। और ठीक इसी प्रकार एक ऐसा कोण हो जो ठीक 90 अंश का हो, उसे समकोण कहेंगे। मीन्स इस लाइन से, इस किरण से देखिए ये झुकाव है, ये एरो और बढ़ के इतना हो गया तो ये 90 अंश हो जाएगा समकोण। ये और बढ़ गया इधर, 90 अंश से बड़ा हो गया लेकिन 180 से कम ही होना चाहिए, उसे बोलेंगे अधिक कोण। और ठीक 180 अंश का हो गया रिज कोण। ये एंगल इधर से झुक के इधर आ गया, 180 से अधिक हो गया लेकिन 360 से कम ही है, तो प्रतिवर्ती कोण। और ठीक ये यहां आ जाए, पूरा एक राउंड हो जाए, तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये तो कोणों के प्रकार हुए। यहां कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। एक समकोण मीन्स 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 30 अंश का कोण और 60 अंश का कोण बनाते हैं, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा? 60 30 90। तो हम बोलेंगे 30 अंश का पूरक 60 अंश है और 60 अंश का पूरक 30 अंश है। अब ऐसे कोई कहे 20 अंश का पूरक क्या होगा, तो आप बताइए 20 में क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए 70। तो 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 70 डिग्री। 80 अंश का पूरक क्या होगा? 10 अंश। तो ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि इसका पूरक बताइए। तो ऐसे दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर है तो उन्हें पूरक कोण कहेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है 120 अंश का समपूरक क्या होगा, तो 120 अंश का समपूरक बताइए क्या जोड़ है किस में 180 हो जाए? 60 अंश। आपसे कोई क्या 100 का समपूरक क्या होगा? 80 अंश।
क्योंकि 100 में 80 जोड़ेंगे तभी 180 होगा। तो ऐसे किसी भी कोण का समपूरक क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसको आप ध्यान से समझें। ये सब साथ साथ वहां नोट्स भी बनाते चलेंगे आप। अब फिर देखते हैं आसन्न कोण किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल यहाँ पर लिखा है। जैसे पहले इस फिगर को देखें, इस फिगर में दो कोण दर्शाए गए हैं। जैसे ये कोण क्या है, CBD एक एंगल, और दूसरा एंगल क्या है, ABD। इन दोनों कोणों के शीर्ष कहाँ है, B पर। ध्यान दीजिए, इसका भी शीर्ष B है, इसका भी शीर्ष B है। इसकी दो भुजाएं कौन कौन है, BC और BD। इसकी दो भुजाएं कौन है, BD और BA। इसमें BD भुजा कॉमन है। तो क्या है इन दोनों कोणों में विशेषता, ये दो कोण इस प्रकार हैं जिनके शीर्ष कॉमन है, जिनमें एक भुजा कॉमन है, और जो कॉमन भुजाएं नहीं हैं वे कॉमन भुजा के दोनों ओर अर्थात विपरीत ओर हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में है। ऐसे कोण को आसन्न कोण कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों, उसे आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ विपरीत ओर स्थित हों, इसका मतलब थोड़ा सा इस फिगर में भी आप एक बार समझ लें। जैसे इस चित्र में देखा दो कोण बनाए हम, लेकिन यहाँ कोण हम इसको पढ़ रहे हैं ABC। एक कोण क्या बनाए, ABC, ध्यान दीजिएगा। और एक दूसरा कोण है DBC, एक एंगल क्या है, DBC। तो इन दोनों कोणों का शीर्ष तो कॉमन है, लेकिन इसकी दो भुजाएं कौन है, एक भुजा AB है, एक भुजा BC है। और इसका क्या है, एक भुजा BD है और एक भुजा BC है। तो इन दोनों कोणों में कॉमन क्या है, कॉमन भुजा तो BC है। ध्यान दीजिए, BC। तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के एक ही ओर स्थित हैं। ये आसन्न कोण के उदाहरण नहीं है। अभी जो फिगर आप ये देखे, इस फिगर में दूसरा मैटर है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। इसमें कॉमन भुजा BD है, तो BD के दोनों ओर हैं, तो ऐसे कोण को ही आप आसन्न कोण कहेंगे। अब यहाँ एक चीज देखते हैं, ये BA जो भुजा है ये इधर बढ़ के यहाँ इसके सीध में हो जाए, मीन्स इस टाइप का फिगर हो जाए, ऐसे हो जाए फिगर है। ध्यान दीजिए दोनों में, इसमें क्या है, जो BA है ये BA यहाँ आ चुका है, यहाँ तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये भी तो आसन्न कोण है, आसन्न कोण तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे आसन्न कोण जिनका योग कितना हो गया, 180 अंश हो गया, ऐसे कोणों को हम कहेंगे कोणों का रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश हो, या पूरा ऐसे आप डिफिनीशन इस शब्दों में दे सकते हैं, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो, और शेष दो भुजाएं जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो, एक सीधी रेखा में हो, तो उसे कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। अब देखिए, ऐसे कोई दो लाइन ऐसे आपस में प्रतिच्छेद कर रही हो, जैसे AB और CD आपस में काट रही हैं, तो यहाँ चार कोण बन रहे हैं। ये डबल लाइनिंग एक दूसरे के विपरीत है, सिंगल लाइनिंग जो दिखाए हैं ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, इसके ठीक सामने है, मतलब कोण COB का शीर्षाभिमुख कोण AOD है, कोण BOD का शीर्षाभिमुख कोण AOC है। तो शीर्षाभिमुख कोण इसे कहेंगे। और ऐसी रेखाएं जो आपस में ऐसे काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। इसे बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ऐसी भी लाइन हो सकती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटे, ऐसे, तो फिर इसे कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं। आप अपनी बुक में देखेंगे अभिगृहित 6.1 लिखा है, एक मतलब रिजल्ट है। जैसे ये कोई क्या है, रेखा AB एक रेखा है, और CD को क्या बोलेंगे, एक ये तो किरण है। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम बिंदु यहाँ C है और एक बिंदु D अनंत पर है। तो जब एक रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो यहाँ तुरंत एक रेखी युग्म बन गया कि नहीं, या आसन्न कोण का है, आसन्न कोण बना,
पहले आसन्न कोण नाम दें। तो ये जो आसन्न कोण है इनका योग क्या है, हमेशा 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर हमेशा 180 अंश कोण बनता है, तो अर्थात ये रेखीय युग्म है। क्योंकि 180 अंश कोण जब बनता है आसन्न कोणों का योग, तभी तो उसको रेखीय युग्म कहते हैं। तो हम कहेंगे कि एक किरण, जैसे आपके बुक में लिखा है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस रिजल्ट को जानिए आप। और ठीक इसके विपरीत अभिगृहित 6.2 है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। जैसे दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो ये जो रेखाएं हैं ये क्या होंगी, एक रेखा बनाएंगी। जो आसन्न कोण हैं उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, वे रेखाएं बनाती हैं। तो उन दोनों अभिगृहित को आप अपने कॉपी में केवल लिख लेंगे। हम इसको प्रूव करते हैं। ये प्रमेय 6.1 को हम प्रूव कर देते हैं। तो यहां तक आप नोट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद तब अगला वीडियो हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कराएंगे। तो यहां देखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पहले समझ लें, हम सिद्ध कराते हैं। जैसे दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो शीर्षाभिमुख ये कोण इसके शीर्षाभिमुख कहते हैं, इसको शीर्षाभिमुख। हमें ये सिद्ध करना है ये इसके बराबर ही होगा। बस कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखिए इसे कैसे सिद्ध करेंगे। आपका एक बार और प्रमेय समझ लें। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहां देखिए, यहां शीर्षाभिमुख कौन है, ये इसके शीर्षाभिमुख, ये इसके शीर्षाभिमुख। यहां हम जब ये प्रमेय सिद्ध करते हैं तो यहाँ टॉपिक स्पष्ट लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण एओसी। यहां देखो, कोण एओसी ये इसके बराबर है कोण बीओडी के, ये प्रूफ करना है आपको। फिर एओडी ये एंगल कोण सीओ, ओ यहां नाम लिखें ओ बी, तो एओडी सीओबी के बराबर है। ये हम सिद्ध कर देते हैं तो हमारा प्रमेय सॉल्व है। फिगर में आप ध्यान देंगे, ये सीडी एक लाइन है, क्या ये किरण है, ये रेखा है, इस पर ओ ए खड़ी है, तो ये क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। जैसे देखा, इसको लिखेंगे चित्र में, किरण ओ ए, ये जो ओ ए है वो रेखा सी डी पर खड़ी है, इसलिए ए ओ सी ये कोण और ए ओ डी इन दोनों का योग गारंटी है 180 अंश होगा। देख भी सकते हैं, एक खड़ी लाइन पर हमेशा 180 अंश का ही कोण बनता है, इन दोनों का योग 180 होगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लिए हम। देखिए इसी प्रकार यहां देखें, ए भी तो एक लाइन सीधी लाइन है ए बी, और इस पर ओडी खड़ी है, तो इसका योग भी 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एओडी प्लस बीओडी, यहां लिखे हम एओडी प्लस बीओडी बराबर भी 180। तो अब इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं, तो ये 180 है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो लिखे समीकरण 1 व 2 से एओसी एओडी बराबर ये एओडी बीओडी। क्यों, ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये भी 180, यह भी 180 है। तो यहां से देख सकते, ये इसे आप काट सकते हैं, एओसी इक्वल बीओडी। क्या सिद्ध करना था, एओसी इक्वल बीओडी सिद्ध करना था, एओसी बराबर बीओडी। तो हमारा प्रूफ हुआ। इसी प्रकार आप चाहें तो इसको भी सिद्ध कर सकते हैं इधर से। जैसे इसको हम एक लाइन बनाए, ये दोनों रैखिक युग्म बने, फिर इस पर इस खड़ी लाइन को करेंगे, ये दोनों रैखिक युग्म बनेंगे, फिर इसी तरह से बराबर करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो फिर ये इसके बराबर भी आ सकता है। इस तरह से ये प्रमेय प्रूफ हुआ। तो इसमें जो बात समझना था डेफिनेशन, वो हम बता दिया आपको। अब हम अगला वीडियो इस एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कराएंगे। हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में हमारा प्रश्नावली सॉल्व हो जाए। तो फिर अगले दिन मिलते हैं।